नमस्कार मित्रों, मैं आर के तिवारी आज अपने वीजियो करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने इस प्रैक्टिस सेशन राजनीति विज्ञान की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए अपने निश्चित समय दोपहर के 12:30 बजे पुनः आपके पास आया हूं। आइए मित्रों, आप सभी लोग अपने इस ग्रुप को शेयर करते हुए हमसे जुड़ने की कोशिश करें और हम आपको अपने इस विषय वस्तु को आगे ले चलने में एक मददगार सिद्ध हों, इसके लिए दोनों लोग एक साथ जुड़े। नो डाउट कल की क्लास आप लोगों की बहुत ही कम प्रैक्टिस सेशन हो पाया। जान ही रहे हैं कि ये क्लास आपको प्रयागराज से मिल रही है और प्रयागराज में कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ पर सभी लोगों का आगमन हुआ था, जिससे रूट डाइवर्जन और तमाम चीजें थी। और मैं भी थोड़ा पहले पहुंच करके मैं भी उस सभा में पहुंचा और अपने आप को आनंदित हुआ। ये कल की हमारी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन हमारी सबसे आनंद की जो सबसे प्रमुख घड़ी होती है वो आपके साथ एक अच्छा संवाद करना, अपने विषय की तरफ लेकर के चलना, ये हमारा सबसे प्रमुख कार्य होता है। तो चलिए, नो डाउट आज हम जुड़ते हैं और जुड़ करके बहुत सारे हमारे आज नए मित्र भी जुड़ रहे हैं हमारे विद्यार्थी के रूप में। हम सभी का स्वागत करते हुए अखिलेश कुमार जी ने हमें प्रणाम भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद अखिलेश जी। एकदम खुश रहे, आनंदित रहे, मस्त रहे और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसित रहे। यहाँ प्रियंका पांडे जी जुड़ी हुई हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। राजीव कुमार पाल जी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अश्विनी कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। सभी को हमारा साधुवाद करते हुए आज अपने प्रैक्टिस सेशन के जो अभी तक हमने 100 के प्रैक्टिस सेशन को एक साथ लाया और 1 आवर्स के बीच में नियर अबाउट आपको 35 प्रश्न तक आपके साथ प्रैक्टिस किया गया। इस क्रम को अगर देखें तो आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेशन होगा। इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेशन आपके सुबह के 9 बजे से लेकर के इधर से आपको हमने आगे की तरफ बढ़ाया था और अब इससे निश्चित टाइम 12:30 बजे किया हूं। आप अगर उस प्रैक्टिस सेशन को भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो कैरियर पॉइंट के पिछले सेशन में जाकर के आप उसे प्रैक्टिस अनवरत भी कर सकते हैं। ये आपको हम संदेश दे रहे हैं कि आपका अगर कोई प्रैक्टिस सेशन छूटता है तो आप जाकर के हमारे इस कैरियर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, क्या अपने विषय को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं। और इस विषय में अगर अभी किसी भी मित्र को मेरी आवाज या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार आप कमेंट करें, जिससे हम अपनी चीजों को एकदम सुव्यवस्थित करते हुए जब चला जाए तो सिर्फ विषय की तरफ चला जाए। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। ये प्रश्न श्रृंखला कल हमारी 65 पर रुकी हुई थी, तो ये 65 का कल प्रश्न हम लोगों ने सब सॉल्व किया था। और ये 65 का जो प्रश्न है हम इधर करते हैं, बीचों बीच करते हैं आपके। ठीक, अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और सबसे प्यारा कलर हमारे लिए है, चलिए रेड। आइए, ये तो कल हम लोगों ने प्रश्न को एकदम से सॉल्व किया था, ठीक है। आपको उत्तर भी मिल गया था। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सभी लोगों ने कल इसका उत्तर वर्क लगाया था। आज का प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। आइए हम अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। आज का प्रश्न 66 का है। 66 यहीं से हमारी शुरुआत होगी और आज हम आपको 100 प्रश्न को लास्ट तक इसको लेकर के चलेंगे। ये हमने पूरे अपने वादे के रूप में पूरा ठान रखा है। तो आइए यहाँ पर देखा जाए। कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक हैं। यहाँ प्राकृतिक अधिकारों का जो प्रतिपादन किया गया है वह किस विचारक के द्वारा किया गया है, यही आज आपका प्रश्न है। इसमें हाब्स हैं, लाक हैं, रूसो हैं और ग्रीन हैं। तो जरा एक बार आप सभी लोग हम देखते हैं कितने लोग इसमें से जुड़े हुए हैं और जुड़ करके अपने क्रियाविधि को आगे की तरफ ले चलते हैं। तो आप सभी मित्र एक बार ये हमें 66 के प्रश्न को अवगत कराएं कि इसका सही जवाब क्या बन सकता है। तो यहाँ पर राजीव कुमार जी ने सी की विचारधारा दी है और अखिलेश जी हमारे बी की विचारधारा दिए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादन की विचारधारा दी जा रही है। यह नहीं कहा जा रहा कि प्रकृति की ओर वापस चलो, ये बात नहीं हो रही है। बात हो रही है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में ध्यान रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता
और संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है। बातें आप भाव से समझ गए होंगे। तो सही इसका उत्तर जो बनेगा वह लाख का बनेगा। प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर ही ये विचारधाराएं प्रदान की गई हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति के पास 3 प्रकार के अधिकार मिले हैं वो रूसों से पहले ही मिल चुके हैं। तो उत्तर क्या माना जाएगा? उत्तर इसका बी माना जाएगा। एकदम आप संतुष्ट हो गए होंगे जितने लोगों ने प्रश्न को इस तरीके से किया। बिल्कुल सभी लोग सहमत हो गए हैं। तो आइए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेशन 67 पर शुरुआत हो रहा है और ये प्रैक्टिस सेशन आपको कहता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अलंकारिक बकवास है, उक्त कथन किसका है? अभी आपने प्राकृतिक अधिकार की बात देखा है। अब आपको बताना होगा कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये बकवास मात्र हैं, अधिकार कभी नहीं दे सकते हैं। कौन ऐसा विचारक है जो कह सकता है? आप लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को, जैसे हमारे स्क्रीन पर आपके पास प्रश्न जाता है, सीधा सा आप सभी का कार्य होता है कि आप कमेंट करें और कमेंट करके अपना सुझाव देते चलें कि सर क्या हो सकता है। इसमें जर्मी बेंथम हो सकते हैं, जेम्स मिल हो सकते हैं, जेएस मिल हो सकते हैं और अर्नेट बारकर हो सकते हैं। तो क्या सही अभी तक हम मान सकते हैं? कितने विद्यार्थी इस भाव से सहमत हैं कि ये सही इसका उत्तर बनेगा? अभी तक के 2 विद्यार्थियों के इसके सही जवाब हमें दिख रहे हैं। आगे के विद्यार्थी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। बहुतायत विद्यार्थी अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं। समय के अभाव, समयानुसार उनको जुड़ने की जरूरत होती है कि वो भी जुड़े और प्रैक्टिस सेशन में अपने आगे की तरफ चलें। तो चलिए देखा जाए। यहाँ पर सही उत्तर तो यही है कि बेंथम ने जब इंग्लैंड की वकालत में अपनी वकालत करने का कार्य शुरू किया था तब वहीं पर उन्होंने देखा था कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं इनके आधार पर बड़े बड़े वकील, जो बड़े बड़े दोषी व्यक्ति होते थे उनको तो बचा लिया करते थे, बट जो निर्दोषी लोग हुआ करते थे वो जेल की सजाएं काटा करते थे। यही शब्द बेंथम को बहुत ही गलत लगता था। इसी में बेंथम बदलाव चाहते थे और बदलाव के आधार पर उन्होंने एक नया सिद्धांत ही प्रतिपादित कर दिया जिसे उपयोगितावाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो बात एकदम क्लियर हो गई होगी, सभी विद्यार्थी एकदम क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 आप देखें। प्रश्न संख्या 68 क्या कह रहा है, इस पर आप विचार करें। कहते हैं कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों से जाना जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर आपको कथन बताना है। तो यहाँ ग्रीन का है, लास्की का है, मैकाइवर का है या अरस्तु का है? तो एक बार आप सब विचार करें, विचार करके हमको इसका जवाब बताएं, तब मैं इसकी व्याख्या करके सुनाऊं। मैं किनारे हो जाता हूं जिससे स्क्रीन पर आपके पूरे प्रश्न आप तक पहुंच जाएं और आप अच्छे से उत्तर देने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत न होने पाए। आपके उत्तर से ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें दर्शाना होता है कि आप कितने एक्टिव तरीके से कार्य कर रहे हैं, तब मैं उस व्याख्या में आपको पूरा योगदान करता हूं। तो क्या आपने अभी तक दर्शाया? प्रश्न संख्या 68 में अभी तक क्या आपके उत्तर मिल चुके हैं? अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों से जाना जाता है। ग्रीन है, लास्की है, मैकाइवर है, अरस्तु है। किसने कहा है? अभी तक का उत्तर किसका है? अखिलेश जी डी बताते हैं। राजीव कुमार, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। 68 में राजीव कुमार यहाँ पर बी बताते हैं। 68 प्रश्न है और डाउट भी कहते हैं कि मुझे डाउट भी लग रहा है।
एक का जवाब डी के तरीके और एक का जवाब बी के तरीके आ रहा है। तो यहाँ पर जो जवाब आपका मिल रहा है वो देखिए यहाँ पर है क्या कि ये प्रश्न आपके लिए एक बड़े प्रश्न का स्वरूप धारण किया है। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों से जाना जाता है। यह कथन आपके अरस्तु से जुड़ करके देखा जाता है। तो इसका उत्तर आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 69 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 69, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं? यहाँ देखिए कौन सा सिद्धांत है जो यह कहेगा कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं। इसमें आपको अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत होगा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत होगा, ऐतिहासिक आदर्शवादी सिद्धांत होगा या कानूनी सिद्धांत होगा। तो एक बार देखिए, आपको मैंने अधिकारों का सिद्धांत बताया है, प्राकृतिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, आदर्शवादी अधिकार, कानूनी अधिकार, विकासवादी सिद्धांत के रूप में भी हमने इसको बताया है। तो क्या इसका जवाब देखा जाए? एक बार इसका जवाब आप लोग देखें क्या मिल सकता है। 69 में कौन सा अधिकार ऐसा है जो ये कहता है कि राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जा सकते हैं, वही अधिकार बनेंगे? कितने विद्यार्थी इस भाव से जुड़ चुके हैं? 69 का अधिकार कौन सा दर्शा सकते हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर मिल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डी है। ये है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत जो है वह यही दर्शाता है कि अधिकार जो है ये राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा बताना, अगर प्राकृतिक अधिकार बताएं, ऐतिहासिक अधिकार बताएं, आदर्शवादी अधिकार बताएं, तो इनकी भिन्नता बहुत ज्यादा दिखती है। इसलिए इसका समूचा सटीक का उत्तर आपको डी से मिलता है। कई दिन के प्रैक्टिस सेशन में अभी आपको संविधान के प्रश्न अछूते दिख रहे हैं, लेकिन नो डाउट जो अगला प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आपको संविधान से भी बहुतायत प्रश्न रखे जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ अग्रिम प्रैक्टिस सेशन के रूप में। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ क्लास करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 70 के रूप में पहुंचाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन हम 70 तक पहुंच रहे हैं। तो क्या है इसमें? कहते हैं निम्न में से कौन अधिकार का सिद्धांत नहीं है? अब इसमें सिद्धांत बताना, कौन अधिकार का सिद्धांत नहीं है? इसमें है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत या अधिकारों का सावयवी सिद्धांत। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वे लोग एक बार इस बात को चर्चा करें कि कौन सा इसमें अधिकारों के सिद्धांत पर नहीं आता है। न शब्द को पहले दिमाग में एकदम बैठा लेंगे तो प्रश्न की सुविधा बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो क्या हम जानना चाहेंगे क्या आपने उत्तर दिया है? कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने उत्तर को दे रहे हैं? अभी भी बहुतायत विद्यार्थी समय परिवर्तन के बाद भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ विशेष कारण बन रहे हैं। उस कारण में मैंने एक कारण रीड किया है कि आज जो है सी-टेट की एक परीक्षा भी है। यह भी मुझे सुनने में आया है, रविवार को भी परीक्षाएं हैं। यह हमें अच्छे से इसका कारण नजर आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये परीक्षाएं तो अनवरत कोई न कोई परीक्षाएं लगी ही रहती हैं। एक लक्ष्य की परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबको एकजुट होकर के लगने की जरूरत होती है। तो अगर ये लिंक मित्रों तक न पहुंचा हो तो थोड़ा शेयर करें उन लोगों को, जिससे वो लोग भी जुड़ करके इस सेशन को आगे की तरफ बढ़ाएं। बहुतायत विद्यार्थियों ने अपने जो यहाँ पर अभी तक का एक उत्तर बताया है वो डी का उत्तर बताया है। नो डाउट बहुत अच्छा उत्तर है कि ये जो डी का अधिकार है यह अधिकारों का सावयवी सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अरस्तु ने दिया था। इस सिद्धांत का अर्थ होता है कि हम इसको साधन साध्य का सिद्धांत बोलते हैं। इसी को अरस्तु ने अंग अंगी का सिद्धांत कहा है, और इसी को अरस्तु ने और भी कहा है ये राज्य और व्यक्ति के बीच सिद्धांत हो सकते हैं। तो यही सिद्धांत जो है
वो अधिकार सिद्धांत नहीं है, ये यूनान में एक प्रचलित तरीके की व्यवस्था थी जिसमें दो व्यक्तियों के दो पक्षों के बीच का एक अंतर स्पष्ट कराया जाता था। तो अच्छे से पता हो गया होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट उत्तर पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 71। अधिकारों के समाज कल्याण के सिद्धांत के समर्थकों में कौन एक नहीं है? ये नहीं शब्द पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेंथम का नाम, लाक का नाम, मिल का नाम और लास्की का नाम आता है। तो कौन सा अधिकार का कल्याणकारी सिद्धांत है, उसके समर्थन में किसका नाम नहीं लिया जाता है? तो जरा मैं देखता हूं किसका नाम इसमें नहीं लिया जाता। जरा एक बार आप लोग प्रयास करके बताएं कि किसका नाम इसमें नहीं लिया जाएगा। जो अधिकार के कल्याणकारी सिद्धांत में नहीं आएंगे तो किसका नाम हम ले सकते हैं? और मिल कहने से दो भाव होता है, एक जेम्स मिल होता है, एक जे.एस. मिल होता है। जब कुछ भी न लिखा रहे तो उनको सीधे सीधे जे.एस. मिल को आंकने की कोशिश किया करें। तो कौन सा इसमें सही है? ध्यान रखिए, अधिकारों के समाज कल्याण के सिद्धांत के समर्थकों में कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो अभी तक का भाव किसके पक्ष में जा रहा है? अखिलेश जी यहाँ पर बी बता रहे हैं, यहाँ पर और लोग सी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कम ही विद्यार्थी अपने उत्तर को देने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कौन समाज कल्याण में नहीं आते हैं। तो देखिए, समाज कल्याण के शीर्ष में तो आते हैं आपको लास्की, इसके बाद इनके समर्थन में उतरते हैं बेंथम, और इनके समर्थन में भी उतरते हैं जे.एस. मिल। लेकिन ये लाक जो हैं, ये समाज कल्याण के समर्थन की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जब हम आपको पढ़ाए थे संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत या बहुलवादी सिद्धांत, जिसमें आगे मैंने कई नाम दर्शाया था, उसमें हमने आपको दर्शाया था कि ये जो समाज कल्याण की विचारधारा है वह नो डाउट आपको बहुलवाद की एक प्रकार की विचारधारा है। तो ये आपका सही इसका उत्तर मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 पर पहुंचते हैं। 72 का उत्तर क्या है, यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है, इसमें बताइए जरा। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कौन सा हमें राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो जरा हमें सही से बताएं इसका उत्तर क्या बनेगा। इसके उत्तर में हम किसका नाम ले सकते हैं? 72 का है। 72 की बात किसमें हमने उत्तर दिया अभी तक? बिल्कुल सही, राजीव कुमार जी सी बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार, प्रियंका जी डी बता रही हैं, राजीव कुमार जो है सी बता रहे हैं। अन्य और भी विद्यार्थी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जी दो उत्तर देते हैं, एक बार सी दिए हैं, फिर डी दिए हैं, फिर अखिलेश को देख करके डी दिए हैं। नो डाउट ये डी सही है। ये भाषण का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त होता है। कहिए आप 19A के अंतर्गत जो बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण की जो स्वतंत्रता है, वह आपको मौलिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार। तो आप प्रश्न से सही अवगत हो गए होंगे। प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न आगे है, बहुत अच्छा एक प्रश्न है। एक पुस्तक है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, किसकी रचना है? आप बताएंगे ग्रीन की, बर्क की, लास्की की या स्पेंसर की। तो छोटे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से कई बार रिपीट भी हो रहे हैं। क्योंकि लगातार जब प्रैक्टिस होगी तो 2-4 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। इसी प्रकार से जितने परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आप बारंबार अपने लिए दोहराते रहा करें। उनमें से भी कभी कभी प्रश्न आपके दोहरा दिए जाते हैं, यानी रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसका भी उत्तर आप लोग दीजिए, क्या उत्तर इसका मिला है। अभी तक आपने किसका नाम लिया है? अभी तक आपने एकदम सही उत्तर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने कहा है लास्की हैं,
एकदम नो डाउट सही उत्तर की तरफ है, बिल्कुल सही है। आइए 75 ज्यादा तो नहीं पहुंच गया है, बिल्कुल आपको 73 हो चुका है, अब आपको 74 होना चाहिए, ठीक। तो चलिए, संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? आर्थिक अधिकार है, एक सामाजिक अधिकार है, एक नैतिक अधिकार है, एक राजनैतिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है इस समय? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत है, ये संपत्ति का अधिकार है, ठीक। तो अब आप इसे बताएंगे कैसा अधिकार है? आर्थिक है, एक सामाजिक है, एक नैतिक है, एक राजनैतिक है। तो ये हमें थोड़ा बताइए कैसा अधिकार इसको मानते हैं आप लोग? अभी तक के उत्तर में किस प्रकार के अधिकार से इसको जानते हैं? क्या विद्यार्थियों ने कुछ बताने की कोशिश किया? बारंबार आपने इसको पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार में पहले था, लेकिन अब मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। अगर निकाल दिया गया है तो किस स्वरूप में खड़ा हो गया है? सामाजिक में इसको देखें कि आर्थिक में इसको देखें कि नैतिक में इसको देखें कि राजनैतिक में इसको देखें, तो संपत्ति का अधिकार किस तरीके का अधिकार हो गया है? किसी विद्यार्थी ने प्रयास नहीं किया अभी तक? ये आपको जैसे भ्रमित जैसे प्रश्न हो गए हैं, इसका सही जवाब आपका बी का होता है, सामाजिक अधिकार के स्वरूप में इसको देखा जाता है। तो आप लोग क्लियर हो जाइए और हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 75, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? एक स्वतंत्रता है, प्रैक्टिस तब अच्छा लगता है, प्रैक्टिस तब आनंदित होता है जब आप प्रश्न आपके सामने जाएं और प्रश्न का विचार भी गलत हो या सही हो। ऐसा थोड़ा हो कि सब सही ही होता जाएगा, सही हो जाता तो प्रैक्टिस क्यों जोड़ा जाता है? गलत होगा तो भी सही किया जाएगा, सही होगा बिल्कुल सही आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। तो बारंबार यह प्रयास है गलती से सही सीखना। तो इसलिए आपसे एक दो प्रश्न गलत हो गए तो इसका मतलब नहीं कि आप टाइप करना बंद कर दीजिए, कमेंट करना बंद कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए। ये किसी सफलता का यह मानक नहीं बनता है। सफलता मानक बनती है बारंबार आप प्रयास करते चलिए। तो स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत जो मिला है, स्वतंत्रता दो प्रकार की है, एक नकारात्मक तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से। तो सकारात्मक सिद्धांत के जो समर्थन में उतरे हैं, इनका क्या नाम हो सकता है? क्या जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ग्रीन है, बर्लिन है, या कार्ल पॉपर हैं? तो क्या नाम आपने दर्शाया है? स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या नाम आपके सामने आया है? अभी तक हमने नहीं देखा किसने क्या बताया है। ये 75 का राजीव कुमार जी ने बी बताए हैं और विद्यार्थी अपना प्रयास कर रहे हैं। आप सब समय ज्यादा खींचते हैं, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं, ये आपका बी का जवाब सही है। थोड़ा द्रुत गतिता आप दर्शाते रहेंगे तो हम भी आगे चलेंगे। GTH ग्रीन को हम स्वतंत्रता के सकारात्मक विषय के अंतर्गत जोड़ते हैं। आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 76 है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? एक न्याय है वितरणात्मक प्रणाली, ठीक है। अब इसमें हम किसका नाम लें? अरस्तु का, गॉडविन का, स्पेंसर का, या राल्स का नाम लें? तो क्या आप सब इसको बता सकते हैं कि किसने इस तरीके की विचारधारा सबसे पहले प्रदान की थी? कौन सा ऐसा विचारक था जो ऐसी विचारधारा को प्रमाणित किया होगा? जानने की कोशिश करें। देखिए, ये जो वितरणात्मक न्याय की प्रणाली है, ये पाश्चात्य जगत में अगर देखें तो सबसे पहले अरस्तु की देन है। अरस्तु ने ही इस वितरणात्मक न्याय की प्रणाली को प्रदान किया था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ बताए गए जितने उत्तर हैं, इसमें सबसे अच्छा उत्तर ए का आता है और ये प्रश्न संख्या 76 सही होता है। इसी क्रम में चलते हैं। प्रश्न संख्या 77, हमें लग रहा है प्रश्न का ये जो मानक बनाया गया है, या तो आपको काफी टफ कर दिया गया है जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके दोपहर का समय जो चूज किया गया है, इस समय भी अभी आपको सही नहीं समझ में आ रहा है। क्या हो गया है? हमको कुछ थोड़ा सा समझ में ही कम आ रहा है कि आपने सही से किया क्या है, कहाँ से इसकी गलतियां हो रही हैं।
आपने इसको सही से क्या किया है, इसका सही आप उत्तर बताएं कि आप सब लोगों को अभी भी संख्या बल के स्वरूप में नहीं प्रदान हो रहे हैं, संख्या बल नहीं आ रही है, आपके कमेंट लगातार नहीं पहुंच पा रहे हैं। या तो पुनः समय ऐसा लग रहा है कि 12:30 बजे कहीं आप सोना तो नहीं शुरू कर दिए। सोने से सफलता कभी नहीं मिलती है, सोना स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन लगातार सोए रहना, विषय से हट करके चलना, ये तो हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई आप लोग इस तरीके से हैं। राजीव कुमार जी क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। पेपर लगे हैं तो हमेशा कार्य तो करना चाहिए। चलिए उत्तर दीजिए सभी लोग। ग्रीन ने स्वतंत्रता की किस परिभाषा की बात किया है, किस प्रकार की? नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। कैसी विचारधारा रखा है? अखिलेश जी ने भी डी बताया है, और सब विद्यार्थी क्या बताना चाह रहे हैं? 77 का क्या उत्तर होगा? ग्रीन ने स्वतंत्रता को वही शब्द बताया है कि जो करने योग्य हो और वही कार्य किया जाता हो, एज ए वही स्वतंत्रता होती है। तो नो डाउट ये उत्तर एकदम सही है, डी का। अखिलेश भी लगातार ऑफलाइन के लगे विद्यार्थी हैं, बारंबार सारी चीजें बताई गई हैं और निश्चित वो भाव को समझ पाते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जिनसे अभी न तो मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन कभी पठन पाठन से कम ही जुड़ा हो पाया है, इसलिए उनकी गति की विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। जैसा भी आप उत्तर देते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, आप अनवरत जुड़े, एक समय आप भी ऐसा होगा कि आप लगातार प्रश्न को सही की तरफ चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। क्या है बताइए? जॉन लॉक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता से तात्पर्य है। जॉन लॉक एक विचारक हैं जिन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता का एक स्वरूप बताया है। तो आप सब विद्यार्थी बताएं कि क्या होगा? समानता का अधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक हैं, ठीक, इनके अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य होना चाहिए? स्वतंत्रता क्या मिलनी चाहिए? क्या सिर्फ समानता से हो जाएगी? क्या व्यक्तिक स्वतंत्रता से हो जाएगी? क्या आपको इनसे, क्या आपको संपत्ति से प्राप्त हो सकती है? तो कहाँ आपका उत्तर पहुंचा है? राजीव कुमार जी 78 का सी बताने की कोशिश किए हैं, और भी विद्यार्थीगण अपने प्रयास में हैं। तो नो डाउट आपका सी का उत्तर एकदम सही है। यही आपको लॉक की वास्तविक स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्ति को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी है। कई बार आपसे ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ गया है, आप इसका उत्तर दें और बताएं। जे एस मिल प्रबल समर्थक थे, किसके थे भाई? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, विधिक स्वतंत्रता के, आर्थिक स्वतंत्रता के, संपत्ति की स्वतंत्रता के। तो जे एस मिल किसकी स्वतंत्रता मांगते हैं भाई? एक बार जरा इसका उत्तर जोरदार तरीके से दीजिए। 79 पर आ जाइए सभी लोग। क्या पता चला? 79 पर अभी किसी का विचार नहीं पहुंच पाया। एक विचार राजीव कुमार जी का ए जा रहा है, और भी विद्यार्थियों के विचार क्या पहुंच रहे हैं? और विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जे एस मिल हैं, इन्होंने अपना एक कथन कहा है। क्या कहा है? कहा है कि मनुष्य अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। एक बहुत अच्छा जोरदार इनका स्टेटमेंट है। याद करें स्टेटमेंट क्या है? आपसे सीधा पूछा जाएगा, यह कथन किसका है कि मनुष्य अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है? तो ये कथन जे एस मिल ने कहा है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है, मस्तिष्क का अभिप्राय बोलने से होगा, कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। अगर
उन्होंने कहा है कि 100 सनकी आपस में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि 99 लोग ऐसे होंगे जो अनावश्यक तरीके की बात करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा उसमें से व्यक्ति होगा जिसको हम पागल मूर्ख सनकी समझते हैं, वह अपने बोलने की आजादी से कुछ ऐसी बेहतर बातें बता सकता है जिसके लिए समाज को एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। अगर उसे बोलने से रोका जाए तो क्या उस सनकी से भी समाज को कुछ सीखने को मिलेगा? कभी नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर हो रहा है ए का, और इसको कहने का कथन जाएगा जे.एस. मिल का। एकदम आप सहमत हो गए होंगे प्रश्न से। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 80। क्या है जरा आप लोग देखें। स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव है। यह वाक्य किससे है? क्या ग्रीन से, लॉक से, कांट से या मिल से? तो एक बार आप लोग जोरदार तरीके से बताने की कोशिश करें। क्या इसका उत्तर आपने अभी तक देखा है? प्रश्न संख्या 80 में आपने क्या इसका भाव प्रकट किया है? किसने कहा है स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव है? ये कौन कह सकता है? प्रश्न संख्या 80 का अभी तक कोई विशेष उत्तर नहीं मिला है। अभी आपके उत्तर की थोड़ी सी जांच के लिए मैं रोकने की कोशिश करता रहता हूं कि आपके उत्तर मिल जाए, तभी हम कुछ आगे बढ़े। चलिए एक उत्तर अभी तक मिला है, 70 का डी मिला है। और 70 का डी क्या है? आपने प्रश्नगत हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? 80 पहुंचे, अभी आप 70 पर आप बता रहे हैं। राजीव कुमार जी आप गलत बता रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 80 पहुंच चुके हैं, आप 70 का उत्तर दे रहे हैं। टाइप मिस्टेक हुआ हो तो तुरंत सुधार करके बताइए। प्रियंका सी बता रही हैं, अखिलेश जी सी बता रहे हैं। सभी मित्रगण क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव है, किसने कहा होगा? ग्रीन, लॉक, मिल, कांट। इसका जो सही उत्तर यहां पर है वो आपको ग्रीन का उत्तर है। ग्रीन का कथन है कि राज्य का कार्य है कि मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित कर देना। ऐसा कार्य जो कि मार्ग में कोई बाधा आ रही है, उस बाधा को अगर बाधित कर दिया जाए तो सब शायद उसकी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इस दृष्टिकोण से ये उत्तर हमारा एक ही तरफ चल रहा है। यदि किसी उत्तर में कभी किसी क्षण आपको लगता रहे कि ये थोड़ा सा गलत है तो आप हमें कमेंट करके एकदम उस गलती को दर्शा सकते हैं, या उसे भूल करके भी दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर ये उत्तर यहाँ होगा। विचार किया जाएगा। हो सकता है कभी जल्दबाजी से किसी उत्तर की जांच में इस तरीके से होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होने के चांस बनते हैं। तो आप सुधार में खड़े होकर के बोल सकते हैं कि सर जी इसका उत्तर तो ये हो रहा है। ठीक है ना? तो आप सहमत हो गए हमारे प्रश्न से। हम चाहते हैं आपसी डिस्कशन को एकदम करेक्ट से करेक्ट उतारा जाए, जिससे परीक्षा में यदि यह प्रश्न आ जाए तो फिर वहां से कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग प्रैक्टिस सेशन कहते हैं। ठीक है ना? आगे की तरफ बढ़े और प्रश्न संख्या अपने विषय वस्तु पर ले चलें और यहाँ पर 81 की तरफ आते हैं। क्या है? जहां कोई विधि नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो यहाँ हीगल है, बोसांके हैं, लाक हैं और लास्की हैं। क्या सही मान करके हम चलते हैं? एक बार आप लोग इसकी जांच करें। आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न पहुंच गया है, आप हमें 81 का उत्तर दें समस्त विद्यार्थी। जहां कोई विधि नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। बहुत बार मैंने ऑफलाइन की बहुत सारी बैचों में इस चीज का कार्य किया, पढ़ाया और उसमें बहुत बार स्टेटमेंट को लिखाया। बहुत सारे अभी भी विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन के भी हैं या जिनको पढ़ाया गया है, कहीं न कहीं वो सेलेक्ट या किसी न किसी कार्य से व्यस्त है। उन्हीं सब के लिए यह सेशन कार्य आपको ऑनलाइन भी लॉन्च किया गया है कि आप लोग ऑनलाइन पर भी अपने आप को करेक्ट करते चलें।
तो अभी तक के विद्यार्थीगण जिन जिन प्रश्नों से जुड़े हैं वो 80 का बी बता रहे हैं, कोई लोग सी बता रहे हैं। तो अखिलेश जी यहाँ पर सी बता रहे हैं, प्रियंका बी बताने की कोशिश कर रही हैं और राजीव जी डी की बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि ये कह क्या रहा है, एक बार विचार करिए। जहां कोई विधि नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया। यह कथन किसका है? ये कथन लॉक ने कहा है। किसने कहा है? लॉक ने कहा है कि जहां कोई विधि नहीं होगी वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, अर्थात विधि का होना स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82। ये कानून शब्द है, टाइप मिस्टेक है तो आप ध्यान रखिएगा। कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त, कानून को शब्द न करके इसको की शब्द बना लीजिए। कानून की स्वतंत्रता, कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? ये स्टेटमेंट याद रखा, किसने स्वीकार किया है? तो आप इसको देखें कि आपके सम्मुख लॉक हैं, गिलक्राइस्ट हैं, बिलोबी हैं और ग्रीन हैं। तो किसको इसमें माना जाए? कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? तो अब आप इसका उत्तर बताएं कि किसने स्वीकार किया है। एक जवाब हमें अभी द्रुत गति से आ गया है जिसमें आपने हमें 82 बता। देखते कितने विद्यार्थी और इस बात को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। 82 का जवाब कितने विद्यार्थी सही दे रहे हैं? 82 का जवाब कितने विद्यार्थी सही दे रहे हैं? कुछ विद्यार्थी यहाँ पर हैं। कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? इसका जवाब यहाँ पर ए के रूप में प्राप्त हुआ है, प्रियंका से, राजीव से और लोगों से। इसका सही जवाब ए नहीं होगा, लॉक शब्द नहीं है। इसका सही जवाब है सी, बिलोबी के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। बिलोबी महोदय ने इस चीज को कहा है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। 83 क्या है? किससे, किसके अनुसार सारलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? किसके अनुसार सारलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? यहां पर कांट का विचार है, ग्रीन का विचार है, मिल का विचार है या लास्की का विचार है? तो यहाँ पर अनीता भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत साधुवाद अनीता जी। बिल्कुल खाना पीना खा करके एकदम से जुड़ जाया करिए या तो थोड़ा बहुत सो करके भी उठ जाया करिए। सब लोग एकदम से लगे हुए। हम लोग प्रश्न संख्या 83 पहुंच चुके हैं। अब 83 का आप जवाब दीजिए फटाफट, क्या सही होना चाहिए? तो आप देखिए 83 के जवाब में यहाँ पर आपने क्या उत्तर दर्शाया है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसके अनुसार सारलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र होना चाहिए? तो जितने जवाब अभी तक आए हैं उसमें यहाँ पर बिल्कुल अनीता के साथ हमारे सोनू मौर्य भी जुड़ चुकी हुई है। बहुत बहुत साधुवाद है सबको। बहुत ही अच्छे तरीके से गति चले और इसमें सही उसका उत्तर जो मिल रहा है ये आपको मिल का उत्तर है। इसको आप पहले इसको सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो उत्तर है वह आपका सी मिल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। कहते हैं आकलन समिति है, अस्थाई है, अस्थाई है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो जरा हमें इसको बताएं, इसका उत्तर क्या बनेगा? 84 का उत्तर क्या बनेगा? आकलन समिति किसके स्वरूप में होगी? अस्थाई स्वरूप में होगी कि अस्थाई स्वरूप में होगी? तो जरा हमें दर्शाइए क्या है इसका। 84 में आकलन समिति क्या है? अस्थाई है कि अस्थाई है कि दोनों इसमें सही है? तो यहाँ आकलन समिति का जो स्वरूप है वह आप देखेंगे तो ये अस्थाई स्वरूप में देखने को मिलता है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर ए के तरीके जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं और प्रश्न हमारा 85 है।
भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? आपके सामने संविधान से प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न पर सभी लोग विचार करके बताएं कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर कल्याणकारी बात है। तो भाग 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और यहाँ पर 11 भी है। तो कौन सा भाग इसमें सही है? स्क्रीन पर आप लोग देख के बताएं किस प्रश्न का, यहाँ पर प्रश्न संख्या 85 पर कौन सा भाग सही है? जरा हमको एक बार देख करके बताइए कि आपका कौन सा भाग इसमें सही दिख रहा है। पता चला? किसने बताया? 85 बी। जितने लोगों ने बताया है कि ये भाग 4 है, एकदम राइट। ये रोमन में लिखा गया है तो ये भाग 4 है, जिसमें आप यूं शब्दों में बोलते हैं, इसे कहते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ये नीति निदेशक तत्व जो है एक कल्याणकारी भाग में है, अर्थात ये आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ये भी संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? ये उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय में चाहे अंग्रेजी बोला जाए, चाहे हिंदी बोला जाए, या अन्य राज्यों की तरफ मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल ऐसी बोलने की भाषा, ऐसी की अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देंगे, राज्यपाल देंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देंगे। तो सही जवाब हमको जरा छांट के बताएं कि क्या इसका सही होगा। ये क्या उत्तर मिल सकता है? उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन दे सकता है? अभी तक के उत्तर क्या मिले हुए हैं? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक उत्तर हमें अनीता से प्राप्त हुआ है। राजीव कुमार जी से भी क्या उत्तर प्राप्त हुआ है? ए का उत्तर प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति। अन्य लोगों का क्या मानना है? अन्य लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं इसका सही उत्तर बता रहा हूं। इसका सही उत्तर होता है, अखिलेश जी ने एकदम सही बताया है, डी। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह आदेश पारित करते हैं कि यदि राज्य में कोई इस तरीके की भाषा अंग्रेजी के सिवाय बोलने की अनुमति होगी तो ये सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करेंगे। राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जब उस पर आदेश पहुंचेगा तब उस भाषा में उसको प्रयोग किया जा सकता है। ये आप सही से इसको समझ लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहां पर है 87। कहते हैं कि महात्मा गांधी के लिए अर्धनंगा फकीर शब्द का प्रयोग किसने किया है? ध्यान रखिएगा, ये विकल्प गलत है। यहां पर आप सही देखेंगे तो हम लिख सकते हैं चर्चिल। ठीक, ये आपको एक नया विकल्प बना रहे हैं। सेम आपको है, नए आपका समस्त विकल्प आपको यही है। अब आपका सही उत्तर होना चाहिए। ये इतिहास का एक जबरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न पर आप समस्त इतिहास के विद्यार्थी बहुत ही सरलता सुगमता से उत्तर दे सकते हैं। तो हमने ये प्रश्न को आपके सामने रखा है कि किसने कहा है, ये शब्दावली कौन कहा है। विकल्प आपके सामने है। एक विकल्प का मैंने परिवर्तन किया है और इसमें राजीव कुमार जी ने ए का विकल्प, हमारे परिवर्तित विकल्प को चयनित किया है। बिल्कुल सही है, ये चर्चिल का कथन है और यही कथन से ये गांधी जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपका ये सही माना गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। संविधान की प्रारूप, सॉरी उच्चारण में थोड़ी त्रुटि हुई है, ध्यान दीजिए। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द
वी द पीपुल कहां से ग्रहण किया गया है? वी द पीपुल कहां से ग्रहण किया गया है? ठीक है, तो अब यहां पर आपके सामने है फ्रेंच संविधान, आयरिश संविधान, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र। तो एक बार इसको सही जवाब आप देने की कोशिश करिए। वी द पीपुल कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग कहां से हैं? सही जवाब एक बार आप दीजिए 88 का। सही जवाब क्या बनेगा? किसी के जवाब नहीं अभी तक आए हैं। राजीव जी ने सी कहा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट, ये सही है, आपका सही उत्तर है। बिल्कुल, अखिलेश जी भी सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट आइए 89 पर आइए। 89 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, महान न्यायवादी करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। आपके सामने संविधान के प्रश्न आ चुके हैं और आप संविधान के प्रश्नों को अब सरलता से और तीव्र गति से करें। आपके लिए यहां से आसानी हो जाती है, तो आप इसे तीव्र गति से टाइप करें जिससे हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलें। तो क्या इसका उत्तर आपने देखा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सभी जितने भी कमेंट कर रहे हैं सभी लोग इसको कमेंट करके बताएं कि क्या इसका उत्तर सही माना जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे की तरफ हमको एक मिल चुका है, राष्ट्रपति महोदय। सोनू ने कहा राष्ट्रपति 89 का। इसी क्रम में राजीव कुमार जी ने कहा है कि राज्यपाल, और इसी क्रम में प्रियंका जी ने भी कहा है कि राष्ट्रपति करते हैं। अन्यत्र और विद्यार्थी अखिलेश जी ने भी कहा राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका सही उत्तर यही है कि ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये आपको अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर हम इनसे पूछे कि ये जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो शपथ कौन दिलाएंगे, अगर यही शपथ की बात होगी तो शपथ दिलाने का कार्य संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो फिर समझिएगा, आपके बताए गए जो प्रश्न हैं उसका सही उत्तर राष्ट्रपति का है। एकदम सही। तो आप प्रश्न से सहमत हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका है प्रश्न संख्या 90 है, संसद द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? ध्यान रखिएगा, अब संविधान के ही प्रश्नों को जोड़ करके रखा गया है। आप इसे बताएंगे। क्या पुनर्विचार के लिए भेजना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, वीटो करना होगा, संसदीय समिति को भेजना होगा? तो क्या आपका मन बनता है? एक बार आप हमें बताएं, क्या इसका उत्तर सही बन सकता है? यदि संसद द्वारा पारित धन विधेयक है तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा? राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उनके पास क्या विकल्प होगा? उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, या संसदीय समिति को भेजने का कार्य करेंगे। तो आप सब उत्तर सही से बताएं, क्या इसका उत्तर आपने भेजा हमारे लिए? कुछ लोगों ने इस पे बी का विकल्प चयनित किया है, जैसे राजीव कुमार राजीव पाल हैं जो हमारे अच्छे विद्यार्थी के रूप में लग गए हैं, लगातार जुड़ते हैं और कमेंट करते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि आपने गलत कमेंट किया है कि सही कमेंट किया है। हमें ये लगता है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो आप जिज्ञासु हैं और प्रयासरत हैं। गलतियां तो सबसे होती है, मैं भी गलती करता हूं, गलती करना ह्यूमन नेचर हो गया है, लेकिन गलतियों से सीख लेना सबसे अच्छी बात हो गया है। गलती हुई है, पुनर्गलती न होने पाए, इसके लिए आप कमेंट में किसी प्रकार की रंच मात्र देरी मत किया करिए। जो आपके मन में बैठा आप हमारे सामने प्रस्तुत करिए, हम अपनी चीजों को सिद्ध करके प्रामाणिकता के घेरे में आप तक अनवरत पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा बारंबार प्रयास रहेगा। और ये भी चाहेंगे कि अगर समय परिवर्तित किया गया है तो आपकी श्रृंखला इतनी हो कि हम बहुत सारे प्रश्न पढ़ ही नहीं पाए, बहुत सारे आपके कमेंट पढ़ ही न पाए, इतनी तीव्र गति से होना चाहिए।
तब मेरा भी उत्साह और भी आप लोग करेंगे कि हमने आपके अनुकूल अपने आप को ढाल लिया है। 12:30 बजे आपका समय था, मैंने आपके समय में अपने समय को लगा दिया है कि चलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाएं। हम लोग इसी में अपने आप को हमेशा गौरवान्वित और हर्षित महसूस करते हैं। तो क्या जवाब मैं इसको मान ले रहा हूं? अभी तक के जवाब हमें बी के आए हैं, और निश्चित जवाब जब ज्यादा होते हैं तो सही होता है, ये उत्तर सही हस्ताक्षर की यहाँ पर रूपरेखा आती है। तो निश्चित चलते हैं आगे की तरफ, और आपको अब मिलान करके बताना है। इतिहास के विद्यार्थी लगातार इस ऐतिहासिकता में करेंगे। पूर्व अनुमत से होता है क्या? पूर्व अनुमत से, अच्छा ठीक। आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर आया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सब युग्म सुमेलित हैं, कोई एक ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। आप पहचान करके बताइए। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे का भूदान, M.N. राय का लोकतांत्रिक, जवाहरलाल नेहरू का प्रजातांत्रिक समाजवाद। क्या इसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ इसमें अशुद्धियां जैसी दिख रही हैं? प्रश्न संख्या 91 में तो क्या आपको लगा है, जरा हमको बताइए। एक बार मैं इस उत्तर को अच्छे से जानूं। प्रियंका ने सी कहा है, M.N. राय लोकतांत्रिक। सोनू ने भी सी कहा है, अनीता भी सी कहना चाहती हैं। बिल्कुल सही। आपको गांधी जी का सपना तो एकदम सही है, असहयोग आंदोलन नो डाउट सही। भूदान हमेशा विनोबा भावे से एकदम सही। और प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे तो ये भी आपको जवाहरलाल नेहरू से। इसी प्रकार से M.N. राय का जो है इस लोकतांत्रिक विचारधारा से सहमत नहीं है। यह आपका सही है, ये नहीं के घेरे में आता है। तो आगे की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या फिर से आया है, कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो आप बताइए, क्या अगस्त 91 में हुई थी, अगस्त 47 में हुई थी, अगस्त 52 में हुई थी, या अगस्त 50 में हुई थी? तो एक बार सभी लोग जोरदार बताएं। 52 का क्या आपने उत्तर देख लिया है? अब यहाँ पर कुछ आसान से प्रश्न है जिनको सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। निश्चित है परीक्षा के प्रारूप भी इसी तरीके से होते हैं। कुछ प्रश्न देखते ही आपको बता देते हैं, कुछ प्रश्न पर विचार करने की अति आवश्यकता होती है। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन भी होता है। बारंबार आपको कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर नहीं प्राप्त होता है, लगता है ये कहाँ से पूछे गए हैं, इनकी कहाँ से खोज की जाए। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आपका उत्तर मिल जाता है। देखिए, जैसे कभी कुछ उत्तर इसके मिल गए हैं, तो यहाँ पर हमें ए का उत्तर आया है और सी का उत्तर आया है। अनीता ने ए कहा है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 1951 में की गई है, या 52 में की गई है, 47 में की गई है, 50 में की गई है? तो देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी सी का भी उत्तर दे रहे हैं। सोनू मौर्य ने सी का उत्तर दिया है। आप सभी के उत्तर की जांच करते हुए हम सही आपसे बताना चाहते हैं कि ये सी का उत्तर एकदम करेक्ट है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, और एक बार फिर से पढ़िएगा। अनीता नोट्स को पलटिएगा, देखिएगा वहां पर ये शब्द आपको लिखाए गए होंगे। ठीक, तो ये आपको अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो बारंबार आपसे आशा भी की जाती है कि यह आप एक पुनीत कार्य के स्वरूप में श्रृंखला बढ़ाने के लिए आप अपने को लाभान्वित होते हुए दूसरे को आप सूचित भी करते होंगे। तो चलिए, बहुत सारे उत्तर हमें मिल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने कभी सुना था कि सोनू ने कहा था 101% सही है। अब मैंने एक नया गणित सीखा है, 500% सही है। बहुत सही। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे उत्तर 500% सही हैं, यानी कोई काट नहीं सकता है। हम आपके उत्तर का समर्थन करते हैं। अनवरत आप लोग ऐसे आगे की तरफ चलते चलें। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ है। प्रश्न संख्या है 93। क्या है? किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? बहुत अच्छा इतिहास का प्रश्न है।
इतिहास का एक बहुत बेहतर प्रश्न है जिसका जवाब सभी विद्यार्थी को देना चाहिए। उनके स्क्रीन पर ये जवाब मिल चुका है। मैं आपको पढ़ने के लिए किनारे हो जाता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं और जिससे आपको हमसे कोई दिक्कत न हो। स्क्रीन पर पूरे प्रश्न आप तक पहुंच जाने चाहिए। जब आप पूरे प्रश्न पहुंचा देते हैं तब मैं इसकी व्याख्या करता हूं। तो कब इन्होंने छोड़ने की बात किया था? चंपारण के समय, बारदोली के समय, दांडी के समय या भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो एक बार हमें सब लोग सुझाव दें कि क्या सही होगा। 500% का भी उत्तर आ जाता है फटाफट। चलिए देखते हैं 93 का आपने क्या दिया है। इतिहास के विद्यार्थी 100% सत्य करेंगे। 500 का आंकड़ा फेल होने के लिए दिख रहा है। राजीव कुमार पाल भी बी बता रहे हैं। अखिलेश और अनीता ने सी का चयन किया है। प्रियंका ने डी का चयन किया है। इतिहास का बहुत जबरदस्त प्रश्न है जो आपके राजनीति विज्ञान में भी ऐसे प्रश्न अनवरत 1 से 2 पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत बारीकी से ध्यान दें। तो इसका जो सही उत्तर अभी तक हमको देखने को मिला है वह आपको यहां से बताए गए प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या प्राप्त हुआ है अभी हम भी विचार कर रहे हैं। तो कितने लोगों ने उत्तर सही दिया है बताना चाहते हैं? अनीता का उत्तर और अखिलेश का उत्तर बहुत अच्छा है। ये जो दांडी मार्च की विचारधारा आई थी यहीं से गांधी जी ने क्या किया था? साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग सहमत होइएगा और देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने संविधान है और यहाँ पर है भारतीय संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत का सही मिलान करना है। आप पढ़िए और पढ़ करके एक बार मिलान करिए। विल ऑफ राइट और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से होगा? लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था कहाँ से होगी? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से होंगी? इनके सामने आपको इंग्लैंड, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रश्न हैं। तो एक बार आप लोग मिलान करके हमें बताएं। अच्छा भाई, तो सोनू ने कहा सर 1933 में उन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था। चलिए ठीक है, अब छोड़ दिए तो उनको छोड़ दीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ पकड़ लीजिए। जो छूट गया सो छूट गया। आगे की तरफ हम उसको अच्छे से और व्याख्या करेंगे। इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दीजिए। क्या उत्तर इसका मिलता है? आपके बताए गए मार्ग में क्या इसका उत्तर आया है? एक बार आप लोग मिलान करें। सही उत्तर आपने क्या जाना? बिल ऑफ राइट और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से मिलेगा? 94 का सी। प्रियंका 94 का सी कर रही हैं। और कोई विद्यार्थी? चलिए देखिए, ये विल ऑफ राइट और पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ये आपको अमेरिका के संविधान की देन है। ठीक है, इसी तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये आपको इंग्लैंड की देन है। ठीक, इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व ये आपको तीसरा है, तो ये आपको दूसरे से सहमत है। ठीक, इसी प्रकार से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये आपको सीधे कनाडा से संबंधित हैं। यानी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा सही है। आप उत्तर से सहमत हो गए होंगे। तो ये आपका सही जवाब सी का है। तो ये आपने एकदम से सही उत्तर दिया। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 95 प्रश्न है। हम लोग 100 की तरफ पहुंच रहे हैं। हम लोग 95 प्रश्न पर पहुंच गए। जरा बताइए, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? विश्व आत्मा, तो यहां पर विचारक हैं। कांट का नाम है, आदर्शवादी विचारक हैं। हीगल हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। बर्क हैं, ऐतिहासिक विचारक हैं। और बोसांके हैं। तो बताइए किसने राज्य को विश्व आत्मा के स्वरूप में प्रस्तुत किया है? एक बार प्रश्न संख्या 95 का सभी विद्यार्थी उत्तर देने की कोशिश करें कि इसका सही उत्तर हम क्या मान लें।
आपके उत्तर की जांच करने के लिए हम 1 मिनट के लिए आपको समय देते हैं और सही उत्तर की जांच करिए। कुछ विद्यार्थीगण अपने प्रयास में हैं जिनके उत्तर 95 के रूप में हमने राजीव कुमार जी का देखा तो बी शब्द का प्रयोग किए हैं। अन्यत्र विद्यार्थी अपने प्रयास में क्या बताना चाहते हैं? अन्यत्र विद्यार्थी भी बी बता रहे हैं, अनीता जी बी बता रही हैं। मैं भी मान लिया हूं कि यही हीगल एक ऐसे आदर्शवादी विचारक हैं जिन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ऐसा वक्तव्य दे करके उन्होंने राज्य को विश्व की आत्मा के स्वरूप में उतारने का कार्य किया है। तो नो डाउट जितने लोगों ने बी का उत्तर चयनित किया है 100% सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 हमारा है और इस प्रश्न संख्या 95 पे आप देखें कि आप क्या इसका उत्तर सही मानते हैं। अगर हम लोग सही सेशन में प्रैक्टिस करते हैं तो 1 आवर्स में हम लोग 30 प्रश्न व्याख्यान्वित तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये मान के चलिएगा कि पर डे हम लोग 30 प्रश्न को 35 प्रश्न को एक व्याख्या के साथ साथ हम लोग आपस में जुड़ करके डिस्कशन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 96 का सही उत्तर देते रहिए। इसमें है द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट का लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके सामने ग्रीन, बोसांके, हीगल और ब्रेडले हैं। तो बताइए क्या सही इसका उत्तर मानते हैं? अभी तक आपने 96 का सही उत्तर क्या समझा है? 96 का उत्तर बताएं सभी लोग। अभी 96 के उत्तर में हमने एक उत्तर देखा राजीव कुमार जी का सी, हीगल की बात की है। द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट के लेखक कौन है? तो अभी हीगल का नाम आया है। प्रियंका ने भी सी बताया है, हीगल। सबका 96 का मैं उत्तर देख रहा हूं। अनीता ने बताया ए, ग्रीन। और विद्यार्थी, और किसी विद्यार्थी का कोई प्रयास? अखिलेश जी भी बी बता रहे हैं। और किसी विद्यार्थी का प्रयास? चलिए देखिए, मैं बताना चाहता हूं ये पुस्तक है और इस पुस्तक में यहाँ देखिए, ये सॉरी, यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा है। ये पुस्तक है और लेखक, तो लेखक कौन है ये बताना है। तो देखिए ग्रीन है, बोसांके हैं, हीगल हैं और ब्रेडले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही इसका मानक है वो आपको बोसांके की पुस्तक से जुड़ता है। तो ये आपको बोसांके इसके लेखक माने जाते हैं। ये विकल्प हमारा भी सही है। ठीक है, अपने मिलान के लिए जहां भी आपको दिक्कत होती है आप प्रैक्टिस के साथ साथ, मैं बारंबार कहूंगा कि सिर्फ आप बैठ करके कहानी जैसे न सुना करें, बल्कि पर डे अपना एक सुंदर नोट्स भी बनाते रहा करें। जहां भी आपको कुछ नए स्टेटमेंट आए, न समझ में भी आए, तो उसको एक बार आप नोट कर लिया करिए। खोजी प्रवृत्ति के बना करिए। आप चाहे तो हमसे व्यक्तिगत कांटेक्ट से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, या हमें बारंबार मैं कहूंगा कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हर संतुष्टि और शुद्धिकरण आपके साथ विषय को लेकर के चले, ये हमारा बारंबार प्रयास रहता है। हमारे प्रयास यही है कि आपके अंदर कितने विषय की वस्तुएं, पॉलिटिकल साइंस की विषय की वस्तुएं कितने आपके पास पहुंचे और आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप आगे की तरफ बढ़ें, ये हमारी बारंबार कोशिश होती है। तो आप शायद इस बात से सहमत हो गए होंगे। चलिए स्क्रीन पर नया प्रश्न डालते हैं। प्रश्न आपके सामने नया है और प्रश्न का जवाब देते हुए आप अपने प्रश्न के अंतिम रास्ते तक पहुंच रहे हैं। आपका गंतव्य 100% देना है। तो 97 के प्रश्न की बात करें। डेविड स्टर्न ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में 3 बातों को प्रमुख माना है, निम्न में से कौन नहीं है? तो आपको यहाँ नहीं प्रश्न बताना है। यहाँ नीति नहीं है कि अधिसत्ता नहीं है, समाज नहीं है, कर्तव्य नहीं, ये आपको बताना है क्या इसमें सही होना चाहिए। तो जरा हमें बताइए कौन सा इसमें है, इसमें कौन सा नहीं है? डेविड स्टर्न ने क्या कहा है? अगर आप पढ़े होंगे गहराई से किसी किताब को तो अवश्य आप इसको समझ सकते हैं। क्या इसका उत्तर माने? विद्यार्थियों के इंतजार के साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि ये आपका डी का उत्तर सही है। ठीक है, डी, आप सब लोग डी का उत्तर इसका सही समझे। नेक्स्ट चलिए, आपके सामने 2 प्रश्न।
एक आपको 98, 99 और 100, ये आपके पास 3 प्रश्न आपके सम्मुख और हैं, इनका आपको उत्तर देना है। चलिए, पहला उत्तर आपको है, मिलान करना है। 2 सूची बनी है, एक में आपके तथ्य हैं, एक में उनसे रिलेटेड शब्दावली है। कहते हैं राजनीतिक सार्वभौमिकता, सामने रूसो है। लोकप्रिय सार्वभौमिकता, सामने ग्रोसियस है। विधिक सार्वभौमिकता, सामने लाक है। बाह्य सार्वभौमिकता, हाब्स है। तो किसका मिलान किससे है, एक बार जोड़ करके आप देख लीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। क्या हम सही कर सकते हैं? राजनीतिक सार्वभौमिकता किससे दे सकते हैं? तो आप इसको हमें बताएं, किससे हम जोड़ सकते हैं? कितने उत्तर अभी तक आए हैं? अभी तक हमें 97, 98 पर हम चर्चा कर रहे हैं। 98 के प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। एक उत्तर हमें सी का मिला हुआ है। राजीव कुमार जी लगातार हमसे जुड़ते हैं, बहुत बहुत साधुवाद राजू जी, आप लगातार प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अनीता का भी प्रयास चल रहा है, इन्होंने भी सी कहा है। अन्यत्र लोग भी, यहाँ पर प्रियंका भी पीछे नहीं है, लगातार प्रयास ही करते हैं, भले गलत ही प्रयास चलता हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास तो प्रयास होता है। आगे भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ करके प्रयास करें। देखिए, यहां पर आप पहले समझिए, ये जो राजनीतिक सार्वभौमिकता है, ये लाक से जुड़ करके देखी जाती है, ठीक। और ये जो लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता है, ये आपको रूसो से जोड़ करके देखी जाती है, ठीक। इसके बाद आपको देखेंगे तो यहां पर विधिक संप्रभुता है, ठीक है। तो विधिक संप्रभुता यहां ग्रोसियस से देख के जो मिलती है। और यहां पर बाह्य संप्रभुता जो करेंगे तो आपको यहां पर, सॉरी, विधिक संप्रभुता, इसको थोड़ा सा हम हटाएंगे, तो ये विधिक संप्रभुता को हम हाब्स से जोड़ते हैं और ये बाह्य संप्रभुता को ग्रोसियस से जोड़ते हैं। फिर से बातें समझ लीजिए, यानी अब आपका मिलान करके बताएं तो आपका ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 सही होगा। आप मिलान कर लीजिएगा, ये आपको इस स्वरूप में यहां पर दिख रहा है, तो ये आपका सही उत्तर सी बन रहा है, ठीक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, ठीक है। 99 प्रश्न क्या है, जरा एक बार देखा जाए। कहते हैं यह किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? बहुत बार रिपीट किया गया है प्रश्न, तो आप देखिए गिलक्राइस्ट, लीकाक, गार्नर और लास्की का नाम आता है। तो एक बार विद्यार्थीगण जोरदार तरीके से बताएं, ये किसने कहा होगा? ये प्रश्न किसके सम्मुख रखा गया होगा? किसने कहा है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? ये किसका उत्तर होगा? 99, यहां पर अभी तक एक उत्तर मिला है सी का, गार्नर। और इसी तरीके से और भी विद्यार्थीगण अपना उत्तर दे रहे हैं। नो डाउट, जो इसका सही उत्तर सी पहुंचाते हैं वो सही है। ये बारंबार प्रश्न पूछा गया, गार्नर का कथन है, रट जाइए इसको। लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग 101% सही सी है। हम इसको 500 ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमने कहा है 101 नहीं, अब बल्कि ये 500 की कैटेगरी में आ गया है। चलिए, लगातार 500 पे रहेंगे तो निश्चित है कि 500 का रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। सभी लोगों के प्रयास बहुत अच्छे हैं, अच्छा लग जाता है कभी जब आप लोग लगातार करते हैं। अब तो मैं 101 से बढ़ गया हूँ, 500 पर पहुंच गया हूँ, कितना मुझे खुशी लगती है। सोनू ने कहा सर 101, हम 101 पे नहीं पहुंच गए, 501 पे पहुंच गए। हम लोग तो बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। आइए चला जाए, अच्छा लगता है। लास्ट प्रश्न, अब 501 का जवाब कितनी द्रुत गति से आता है, मैं आपकी स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न भेज रहा हूं, देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न कहां चला गया? चलिए, ये प्रश्न लास्ट है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मार्क्स के अनुसार राज्य के विकास का सही क्रम क्या है?
आदिम साम्यवादी प्रणाली, दास प्रथा, सामंतवादी प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली। क्या सही इसकी स्थिति है? सभी लोग सही से बताएं, एक बार इसका उत्तर सही से चयनित करके बताएं कि सही उत्तर क्या देना चाहते हैं आप लोग। ये जो आपके सामने प्रणालियां हैं, इनमें सही क्रम क्या है? 501% सत्यता का हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या सही हो रहा है। हम सब आपके सुझाव के लिए बारंबार ऑफलाइन ऑनलाइन पर भी प्रयास कर रहे हैं। जो विद्यार्थीगण प्रयागराज में हों और ऑफलाइन कक्षाएं प्राप्त करना चाह रहे हों, वो आकर के ममफोड़गंज में वीजियो कैरियर पॉइंट चल रहा है, यहां पर भी क्लास कर सकते हैं। गोविंदपुर क्षेत्र में रहने वाले स्टेट बैंक के पास में भी आकर के इस पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द आपको ऑनलाइन भी कक्षाएं इसी चैनल पर हम देंगे, और वह आपको एक निर्धारित समय को दिया जाएगा, जो टाइम 11 बजे से रखा गया है। तो आप सब किसी भी मूड से अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर वे में कक्षाएं करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। कोई मित्रगण करना चाहते हैं, उनको भी आप लोग बारंबार बताएं कि हम इस चैनल के माध्यम से अभी तो प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, साथ में आपको विषयगत चीजों को ऑफलाइन पर और ऑनलाइन दोनों मोड पर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो चलिए, अभी तक हमें 500 तो प्रियंका ने ही लगा दिया है कि सर 500 हम ही अब की बार बता देते हैं, सोनू को छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। अखिलेश जी ने भी कहा है कि सर 100 पर हम बोल देते हैं, ए सही है। तो सभी विद्यार्थियों ने अपना सही अंदाजा लगाया है। जितने लोगों ने सही अंदाजा लगाया है, उनके क्रम कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर अनीता नंबर 1 पर हैं, राजीव जी दूसरे नंबर पर हैं, प्रियंका तीसरे नंबर पर हैं, 500 के ग्रुप वाले चौथे नंबर पर हैं, और अखिलेश जी यहाँ पर 5वें नंबर पर हैं। और विद्यार्थियों के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के साथ साथ बताना चाहते हैं कि सभी लोगों के उत्तम प्रयास रहे। आज का प्रैक्टिस सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नो डाउट इसी टाइम पर आप लोग अनवरत हमसे जुड़े रहें। हम आपको लगातार साधुवाद के साथ अपना प्रयास करते रहेंगे कि आप सही मार्ग पर चलें। इसी के साथ साथ आप सभी को एक बार अपनी वाणी विराम करते हैं, बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रयागराज की धरती से मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग उज्जवल भविष्य के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें। बारंबार हम आपके यहाँ पर आपकी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।